आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने सबसे पहले लिया है रिस्पायरेशन। तो जैसा आपके सिलेबस में भी है रिस्पायरेशन, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन होती क्या है। तो रिस्पायरेशन एक एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है किसकी, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये जो रिस्पायरेशन होती है ये किसके लिए होती है, मतलब ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्यों है। तो इसी की वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है इसी एक्टिविटी के थ्रू। देन उसके बाद जो टर्म्स है रिस्पायरेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसके यूजेस हैं। जैसे ये जो रिस्पायरेशन है एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ, लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ। तो इसका मतलब हुआ टू ब्रीथ और एक्सहेल, कि ब्रीथ करना या एक्सहेल करना। तो मोस्टली मतलब ये समझा जाता है कि रिस्पायरेशन जो यही होती है कि हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो भी मतलब गैसेस की एक्सचेंज वगैरह करते हैं किसके, मतलब इन्वायरमेंटल मतलब जो हमारे इंटरनल गैसेस होती हैं उनकी जब एक्सचेंज हो जाती है इन्वायरमेंटल गैसेस से, तो हम उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। बट एक और कंडीशन भी आती है यहाँ पे कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है। तो जब हम ब्रीथिंग की बात करेंगे तो ब्रीथिंग होता है कि नॉर्मली जो मतलब हम लेते हैं, हवा ली हमने, वो हमारे लंग्स तक गई। देन उसके बाद फिर हम उसी हवा को हमने क्या किया कि मतलब इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जब क्या कहते हैं इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। अब हम जब रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो रिस्पायरेशन क्या होती है कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है सेल्यूलर लेवल तक, तो हम उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो रिस्पायरेशन है सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम क्या लेते हैं कि फ्रेश एयर को लेते हैं और जो फॉल एयर है उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में क्या है कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें फूड की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है और वाटर एंड एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। देन उसके बाद जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है और जो रिस्पायरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं यूज़ होती, लेकिन जो रिस्पायरेशन है उसमें क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है। अब जो ब्रीथिंग है वो कहाँ पे होता है, आउटसाइड द सेल, मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। जब हम रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो रिस्पायरेशन क्या होगा, इनसाइड द सेल होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रा सेल्यूलर। अब जब हम ब्रीथिंग की बात करेंगे तो ब्रीथिंग में किसी भी किस्म का एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, कोई भी एंजाइम क्या होगा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। लेकिन जब हम रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो रिस्पायरेशन में क्या रहता है कि हमारे पास एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसे कि हम जैसे आगे 5th यूनिट में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, क्रब साइकिल के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट रहती है ग्लूकोज मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए और एटीपी की जनरेशन करने के लिए। देन उसके बाद अब ये जो ब्रीथिंग है ये कन्फाइंड रहता है, सिर्फ ऑर्गन तक रहता है, मतलब हमारे सिर्फ लंग्स तक ही रहता है। लेकिन जब हम रिस्पायरेशन की बात करेंगे तो ये जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में, ये जो प्रोसेस है ये वहाँ तक कन्फाइंड रहता है। तो उसी के बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं कि जब भी ऑक्सीजन की पूरी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुई, हमारे सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और वही ऑक्सीजन क्या की कि उसी ऑक्सीजन ने क्या करवाया कि मतलब फूड की ऑक्सीडेशन करवाई। अब ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब पता है आपको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी मतलब ये ऑक्सीडेशन फूड की होगी तो फूड की क्या होगी, ब्रेक डाउन वहाँ पे होगी सेल्यूलर लेवल पे। और जैसे ही सेल्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन होगी और वही जो ब्रेक डाउन के दौरान क्या होगी, एनर्जी की फॉर्मेशन होगी और वही फॉर्मेशन जो एनर्जी है वो क्या करता है, कौन, सेल यूज़ करता है अपने लिए। तो हम इन ट्रू सेंस में ये कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल एक्टिविटीज़ है जो कहाँ पे होती है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। कि रिस्पायरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है और रिजल्ट इसका क्या होता है कि लिबरेशन होती है, किसकी, एनर्जी की लिबरेशन होती है। तो देन उसके बाद अब मेरे को ये पता है कि आप जानते होंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन मतलब नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती उसकी, और एरोबिक रिस्पायरेशन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है।
तो यहाँ पे जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वहाँ पे मतलब लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटलीस्ट 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है यहाँ से, मतलब रिलीज़ होती है और नहीं भी रिलीज़ हो सकती। लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन रिलीज़ होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एटिबल मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। जैसे आप क्रब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को ले लें अगर, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल की मतलब फॉर्मेशन होती है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लाइकोलिसिस वही क्रब साइकिल। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है वो सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी देखा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन या जो लंग रिस्पायरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म होता है, क्या क्या मैकेनिज़्म है पल्मोनरी रिस्पायरेशन में या लंग रिस्पायरेशन में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम पल्मोनरी की बात करेंगे तो कुछ मतलब नंबर ऑफ़ स्टेप आ जाते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ फेजेस आ जाते हैं, जिससे जो एक कंप्लीट मैकेनिज़्म होता है किसका, पल्मोनरी रिस्पायरेशन का, वो कंप्लीट होता है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आ गया, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन विच इन्वॉल्व इन टू फेज, विच इन्वॉल्व टू फेजेस, मीन्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, या इसको हम दूसरे नाम से भी मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलर एयर एंड लंग कैपिलरीज, मतलब जो ऑक्सीजन बाहर से आई वो लंग की कैपिलरीज में कैसे एक्सचेंज होती है। देन उसके बाद वही जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। देन उसके बाद अब वही जो गैसेस होती है वो टिश्यू लेवल तक कहाँ कैसे जाती है, लंग्स से टिश्यू लेवल तक कैसे जाती है। और एंड देन उसके बाद रेगुलेशन ब्रीथिंग की कैसे होती है, तो वो सारे का सारा न्यूरल कंट्रोल होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जितने ये मतलब आप मतलब स्टेप देख रहे हो, तो यही है हमारा सिलेबस, हमने सारा का सारा इसी को डिस्कस करना है। तो आपको पता ही है कि जितने भी मतलब आर्गन होते हैं, आर्गन में वही लंग्स वगैरह आ गया, एल्वियोलर आ गया, ब्रोंकियोलिड्स आ गया, उसके बाद एपिग्लॉटिस आ गई, फेरिंग्स आ गई, नॉस्ट्रिल वगैरह आ गई। तो वो मुझे डिस्कस करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अगर आप पढ़ सकते हो खुद से, वो आप खुद से भी पढ़ लेना। देन उसके बाद पल्मोनरी रिस्पायरेशन क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग, जिससे ब्रीदिंग होती है, और कंट्रैक्शन होती है किसकी, मसल की कंट्रैक्शन होती है। अब मसल की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी तो ये डिपेंड करेगा कि थोरेसिक कैविटी की स्पेस बढ़ रही है या इंक्रीज़ कर रही है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। और यही जो मूवमेंट है ब्रीथिंग की मूवमेंट, ये आगे फर्दर डिवाइडेड होती है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब हम इंस्पायरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हवा का अंदर जाना लंग्स तक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। एंड रिमूवल ऑफ होल एयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो हवा का जाना बाहर, ये क्या हुआ, एक्सपायरेशन, हवा का अंदर आना, ये हुआ क्या, इंस्पायरेशन। तो इसी के बारे में हमने डिस्कस करना, ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारा जो ये मैकेनिज़्म है पल्मोनरी वेंटिलेशन का या पल्मोनरी रिस्पायरेशन का, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अब पल्मोनरी रिस्पायरेशन में इंस्पायरेशन कैसे होती है। तो जब भी ये जो प्रोसेस होगा, ये क्या होगा कि इसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो क्या करेगी, हमारी एल्वियोलाई तक जाएगी। एल्वियोलाई कहाँ पे होंगी, लंग्स में होंगी। और यही जो एक्टिविटी होती है ये परफॉर्म कौन करता है, इंस्पायरेटरी मसल परफॉर्म करती हैं। और ये जो इंस्पायरेटरी मसल होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, फिनेरिक मसल हो गया, या रेडियल मसल भी हम बोल सकते हैं, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। तो यही क्या करती हैं कि इंस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो उसके बाद डायफ्राम क्या है कि आगे हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन सी है, डायफ्राम कौन सा है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायफ्राम क्या है कि जब ये डायफ्राम जो रिलैक्स रहता है, जब भी मतलब नॉर्मली जब हम रिलैक्स रहते हैं तो ये क्या होता है, डोम शेप होता है। अब डोम शेप होता है तो ये क्या करता है कि सेपरेट करके रखता है, जो थोरेसिक कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करके रखता है। मींस ये क्या करता है कि थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। अब जब इसकी जो फेनरिक मसल है या रेडियल मसल हम कह सकते हैं, वो एक्सटेंड होंगी कहाँ, रिब्स, मतलब डायफ्राम से रिब्स, और रिब्स से डायफ्राम से रिब्स, और फिर कहाँ पे, वर्टिबल कॉलम में।
तो उस वक्त ये जो इंस्पायरेशन है ये क्या होती है, मतलब होती है। उसके बाद अब जब भी इंस्पायरेशन होगी, ये जो डायफ्राम है ये क्या होगी, फ्लैट होगी। इसी के साथ जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एंटीरियर पोस्टरली एक्सिस मींस एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ यह क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ होगा। और यही जो डायफ्राम है यही 75% रोल करती है किसमें, इंस्पायरेशन में। और बाकी का जो 25% है वो दूसरी मसल करती हैं। दूसरी मसल कौन सी, जैसे ये एक्सटर्नल कोस्टल मसल हो गया। अब ये जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल है ये क्या होती है कि ये पेयर्स में होती हैं, 11 पेयर में होती हैं। 11 पेयर मतलब मसल में होती हैं। और एक्सटेंड कहाँ से होती हैं, एक्सटेंडिंग बिटवीन द 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब जो 12 पेयर होते हैं रिब्स के, उनके बीच में ये क्या हुई होती है, एक्सटेंड हुई होती है। जैसे आप मतलब देखोगे कि जो नॉर्मली जो हमारा मतलब लंग्स का ढांचा होता है तो उसको ये कवर करके रखती हैं। तो इसी बेसिस पे हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मतलब मसल होती हैं ये 11 पेयर में होती हैं और एक्सटेंड हुई होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स में। तो उसके बाद जब भी क्या होगी कि इंस्पायरेशन होगी तो हमारी जो स्टर्नम बोन है या स्टर्नम मतलब जो बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि बोन ऑफ ब्रेस्ट, तो ये क्या होती है कि अपवार्ड होगी, आउटवार्ड होगी। मतलब जब भी हम ऐसे अंदर सांस लेंगे तो हमारा ऐसे लगेगा कि चेस्ट जो है वो बाहर आ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसी के साथ अब जब ये इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, डॉर्सोवेंट्रली होगी, लेटरली होगी। तो मतलब हर साइड से ये क्या होगी कि इंक्रीज़ होगी, इसका जो एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल क्या होंगी कि एब्डोमिनल मसल होगी जो मतलब जो डायफ्राम के नीचे वाली जो रीजन आ जाता है वो हो गया एब्डोमिनल मसल्स। अब जब एब्डोमिनल मसल उस वक्त क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। अब जो भी कंप्रेशन वगैरह होगा डायफ्राम का किसके ऊपर, एब्डोमिनल ऑर्गन के ऊपर, वो क्या हो गया, रिलीज़ हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और अब क्या होगा कि ये यही इसी वक्त क्या होगी, जब वो ये कंट्रैक्शन होगी किसकी, मतलब इंस्पायरेटरी मसल की, तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज़ होगी हर एक डायरेक्शन में। और उसी मतलब काज कौन कर रहा है कि मतलब ये काज कौन कर रहा है, डायफ्राम कर रही है। और डायफ्राम क्या करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करेगी थोरेसिक ऑर्गन एब्डोमिनल ऑर्गन के ऊपर। अब जब हम एक्सपायलेशन करेंगे तो वो जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो इसी मतलब जब भी ये प्रेशर इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा तो हम इस प्रेशर को क्या करेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहेंगे। और ये क्या होगा कि डिक्रीज़ हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज़ होगा, -2 to -6 mmHg हो जाएगा। तो ये आप मतलब आप लिख भी सकते हो मतलब प्रेशर को, या मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस है, आप लिखना ना चाहें तो नहीं लिख सकते। लेकिन मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दी है। देन उसके बाद अब क्या होता है कि जो भी प्रेशर मतलब जो लोअर मतलब मतलब जो अब्डोमिनल ऑर्गन पे होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। और इस तरीके से जो प्रेशर होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, इक्विलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उस वक्त ये जो इंस्पायरेशन है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही इंस्पायरेशन ख़त्म होगी तो फिर से स्टार्ट क्या हो जाएगी, फिर से स्टार्ट क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्सपायरेशन क्या है कि एक्सपायरेशन है कि एक्सपेल आउट ऑफ फॉल ईयर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एक्सपेल करना लंग्स से बाहर की तरफ। और ये भी क्या है, एक पैसिवली प्रोसेस है जिसमें क्या हो सकती है, रिलैक्स होता है कि रिस्पायरेटरी जो मसल होती हैं वो क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। देन उसके बाद अब ये जो मतलब मसल होती हैं, एब्डोमिनल मसल हो गया, इंटरनल कोस्टल मसल हो गया, ये क्या होती हैं कि एक्सपायरेशन के दौरान ये क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। जब इनहेलेशन होती है ये क्या होती हैं, कंट्रैक्ट हो जाती हैं। अब जब हम डायफ्राम की बात करेंगे तो डायफ्राम हमने ऊपर पढ़ा कि ये क्या हो जाता है कि ये आपने देखा कि डायफ्राम क्या हो जाता है, यहाँ पे डोम शेप ले लेता है। और जब भी रिलैक्स होगा तो वो डोम शेप होगा। लेकिन जब भी ये क्या होगा कि मतलब जो रिलैक्सेशन होगी किसकी, डायफ्राम की, ये डोम शेप में आ जाएगी। और इसी डोम शेप की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नॉर्मली हम इसको क्या बोलेंगे, रिलैक्स बोलेंगे। अब ये जो इंटरनल कोस्टल मसल है ये क्या करेंगी, अपनी मतलब जो पोजीशन है ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। और इस इनकी वजह से भी ये फर्दर क्या डिक्रीज़ करेंगी, थोरेसिक कैविटी को डिक्रीज़ करेंगी। देन उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मसल जो होती हैं मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं तो वो क्या होती हैं कि कंट्रैक्ट करती हैं। और एब्डोमिनल जो मसल होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं अगेंस्ट मतलब डायफ्राम के नीचे आ जाते हैं, दोबारा से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फिर से दोबारा मतलब जो थोरेसिक मतलब प्रेशर है वो क्या हो जाता है,
इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब भी मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होंगी वो क्या होंगी, कंट्रैक्ट होंगी, तो रिब्स क्या होगी, डाउनवर्ड की तरफ जाएंगी और इनवर्ड की तरफ जाएंगी, मूव करेंगी, और इसी से रिड्यूस क्या होगा, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस होगी, लेटरली भी और डॉर्सल वेंट्रली क्या होगी कि मतलब ये क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो जो मतलब एब्डोमिनल मसल है और इंटरकोस्टल मसल है, हम इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी मसल बोलेंगे, इंस्पायरेटरी मसल भी बोलेंगे और एक्सपायरेटरी मसल भी बोलेंगे। जब यही मसल क्या करेंगी कि इंस्पायरेशन में मदद करेंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी मसल। तो जब ये एक्सपायरेशन में हेल्प करेंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी मसल बोलेंगे। अब जब हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। अब जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, कहाँ तक इंक्रीज़ होगा, +3 टू +14 mmG तक चला जाएगा। अब इसी से यही जो प्रेशर होता है यही क्या रिलीज़ करवा देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है उसको एक्सपेल आउट कर देता है। देन उसके बाद जैसे ही मतलब एक्सपायरेशन होती है उसी के बाद इंस्पायरेशन होती है, और जैसे ही इंस्पायरेशन होगी तो क्या होगी, एक्सपायरेशन। तो ये अल्टरनेट बेसिस पे चलती रहती हैं। तो जब हम अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करेंगे तो हम जब भी मतलब रिस्पायरेटरी रेट की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है वो 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ले रहा है, कितनी बार सांस ले रहा है। तो ये क्या होगा कि जब भी कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा रेस्ट में तो वो क्या करेगा कि 12 से 14 मतलब बार सांस लेगा पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 14 बार वो क्या लेता है, सांस लेता है। देन उसके बाद अब ये जो ब्रीथिंग होती है नोज़ के थ्रू, ये क्या होती है, हेल्दियर होती है, क्योंकि यहीं पे जो वार्म ईयर है मतलब जब कोल्ड ईयर है वो क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। कोई भी डस्ट वाली मतलब ईयर है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। अब जब मैमल की जब हम बात करेंगे तो मैमल का जो प्रेशर होता है ये मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में ही होता है, मतलब नेगेटिव में एक्सपायरेशन के दौरान नेगेटिव में चला जाता है। देन उसके बाद जब भी आपको मतलब पता ही है कि मतलब जब भी हम खाना वगैरह लेते हैं तो हमारी जो एपिग्लॉटिस है वो क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है फूड को, मतलब फूड को प्रिवेंट कर देती है विंड पाइप में आने से। तो इसी के बेसिस पे हम उसको क्या कह सकते हैं कि जब भी हम एक्सपायरेशन कहेंगे तो ये क्या हो गया कि नेगेटिव प्रेशर हो गया। तो जो डायग्राम आप बनाओगे तो आप ये वाली डायग्राम बनाओगे, मैंने आपको ये बताया हुआ कि सबसे पहले ये हो गया वर्टिब्रेट रिब्स। तो ये हो गया बीच में आपको जहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है, ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्ट मसल, थोरेसिक कैविटी जो लंग्स में होती है। डायफ्राम ये हो गया, तो ये डायफ्राम की एक जगह पे डॉटेड लाइन पे बताया हुआ है कि जहाँ पे क्या हो जाता है कि नॉर्मली फ्लैटेंड हो जाता है, और दूसरी में डोम शेप बताया हुआ है। तो ये जो एक्स वाली होगी ये बायर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी, और ये बायर होगी स्टर्नम मसल, जो मतलब आप अपनी मतलब चेस्ट में देखते रहते हो। जो भी मतलब स्टर्नम मसल है जी, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ब्रेस्ट बोन बोलेंगे। तो ये डायग्राम है उसकी, वो थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट है, आप ये फ्लो चार्ट को भी करोगे। तो फ्लो चार्ट की सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करेंगे। इंस्पायरेशन में क्या होंगी कि मसल क्या होंगी, कंट्रैक्ट होंगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया बिल्कुल वैसा ही है ये। तो लंग्स क्या होंगे, स्ट्रेच हो जाएंगी। इंट्रापल्मरी मतलब जो मसल होंगे, इंट्रापल्मनरी जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा। इंट्रापल्मनरी प्रेशर जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ये ड्रॉप हो जाएगा तो उसके बाद जो एयर फ्लो करेगी लंग्स में वो डाउनवर्ड की तरफ करेगी, मींस अगेंस्ट प्रेशर ग्रेडियंट करेगी। तो इस जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा वो एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी समय क्या हो गई जाएगी, एक्सपायरेशन होगी। अब एक्सपायरेशन में क्या होगी कि एक्सपायरेशन में मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इलास्टिसिटी जो होगी वो लंग्स की क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और उसी की वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे ही ये डिक्रीज़ होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी इंक्रीज़ की वजह से यही प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो यही क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है इसको एक्सपेल आउट होने में हेल्प करता है, किसकी तरफ, बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर की तरफ। तो ये था आपका फर्स्ट सब यूनिट मतलब सेकंड यूनिट का। तो आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल ये मैंने इजी करके बताया है, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो और लिख भी सकते हो इसको। तो डायग्राम जो अगर मतलब एग्ज़ाम में आया ये क्वेश्चन तो आपने ये वाले डायग्राम को बनाना है।
और ये वाला फ़्लो चार्ट बनाना है। तो फ़्लो चार्ट का मेन मकसद यही होता है कि जब कभी आपको क्वेश्चन वगैरह भूल जाता है तो आपको यही याद होगा, तो आप क्या करोगे कि फ़ौरन से खुद से बना के लिख सकते हो। तो बाकी अगर कहीं से समझ ना चले तो आप मेरे से पूछ सकते हो।